वेलकम टू बी फिजिक्सिफाइड वंस अगेन असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस का हमारा ये लेक्चर 3 है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं भैया, स्क्रीन पे देख लो एक बार। असर्शन पढ़ देता हूं मैं। असर्शन कह रहा है नो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट्स ऑन अ स्टेशनरी चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड के अंदर अगर कोई चार्ज स्टेशनरी है तो उस पर फोर्स नहीं लगता। बिल्कुल सही बात है भैया। F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा है। अगर V 0 है तो F 0 होगा, मतलब असर्शन करेक्ट है। अब रीजन पढ़ देते हैं। रीजन कह रहा है द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स, द वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज ऑलवेज जीरो। मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन हमेशा जीरो होता है भैया। वर्क डन होता है F डॉट S। अब अगर तुम यहां से देखो लॉरेंस फोर्स की वेक्टर फॉर्म जो है वो हो जाएगी F इज इक्वल टू क्यू वेक्टर V क्रॉस वेक्टर B। मतलब इसका क्या है कि भैया ये वेक्टर प्रोडक्ट है। अगर ये वेक्टर प्रोडक्ट है तो F और V आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और अगर F और V परपेंडिकुलर हैं तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में परपेंडिकुलर होंगे, और अगर ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हैं तो F डॉट S हो जाएगा Fs cos 90, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जीरो। मतलब वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स भी जीरो है। मतलब रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है। लेकिन क्या इसकी वजह से ये हो रहा है? क्या वर्क डन जीरो है इसलिए फोर्स जीरो है? बिल्कुल नहीं। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, देन द ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। अब भैया ये दूसरा क्वेश्चन देखो। आज हम लोगों ने मैग्नेटिज्म के क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है देखो भैया, स्क्रीन पे असर्शन पढ़ देता हूं। दूसरे क्वेश्चन का असर्शन क्या है? The work done by magnetic force on a charged particle is always zero। अब भैया इसमें असर्शन ले लिया है कि जो मैग्नेटिक फोर्स का वर्क डन होता है वो हमेशा जीरो होता है। बिल्कुल सही है, असर्शन करेक्ट है, हमने यहाँ पर वेरीफाई किया था। रीजन क्या कह रहा है? रीजन कह रहा है लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स is always perpendicular to the velocity of charged particle। लॉरेंस फोर्स की जो इक्वेशन है, जो वेक्टर फॉर्म है, वहां से ये वेरीफाई हो रहा है। ये इक्वेशन चीख के कह रही है कि भैया F जो होगा वो V के परपेंडिकुलर होगा, और F V के परपेंडिकुलर होगा। इस वजह से F जो होगा वो डिस्प्लेसमेंट के भी परपेंडिकुलर होगा, और इसी वजह से वर्क डन जीरो होगा। मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो द ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तीसरा क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे, तुम्हारी असर्शन पढ़ देता हूं मैं। A charged particle entering parallel or anti-parallel to the magnetic field goes undeviated। अगर पार्टिकल पैरेलल या एंटी पैरेलल आता है तो वो अनडेविएटेड जाता है। बिल्कुल सही बात है। F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा। लॉरेंस इक्वेशन तुम्हें पता है, लॉरेंस फोर्स की इक्वेशन पता है, लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स की इक्वेशन पता है। अगर थीटा 0 या 180 होगा भैया तो F 0 हो जाएगा, और अगर F 0 होगा तो पार्टिकल अनडेविएटेड जाएगा। मतलब असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन क्या दे रखा है? रीजन दे रखा है द फोर्स एक्टिंग ऑन अ मूविंग चार्ज पार्टिकल इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज गिवन बाय लॉरेंस इक्वेशन, दैट इज F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। और इसमें थीटा आता है, थीटा 0 हो जाएगा, इस वजह से फोर्स क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो रीजन भी करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। अगला देखो भैया क्वेश्चन नंबर 4 अपनी स्क्रीन पे। असर्शन क्या कह रहा है? असर्शन कह रहा है यार द ट्रैजेक्टरी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल which enters perpendicular to a magnetic field is always circular। अगर कोई चार्ज पार्टिकल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर एंटर करता है तो उसकी ट्रैजेक्टरी कैसी होती है? सर्कुलर होती है। पढ़ा होगा तुमने, 3 केस पढ़े होंगे। अगर पैरेलल जाता है तो अनडेविएटेड जाता है, परपेंडिकुलर जाता है तो सर्कुलर पाथ पर जाता है, और अगर थीटा एंगल पर एंटर करता है तो हेलिकल पाथ पर जाता है। कैसे पाथ पर जाता है? हेलिकल पाथ। क्यों? क्योंकि भैया जब ये एंटर करता है तो लॉरेंस फोर्स जो है
वो कुछ इस तरीके से लगता है एट एवरी पॉइंट दैट इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। और यही रीजन है, रीजन यही दे रखा है कि लॉरेंस फोर्स एक्ट्स इन सच अ वे दैट इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स। और तुम्हें पता है सर्कुलर पाथ पे घूमने के लिए क्या चाहिए होता है? सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए होता है। इसका मतलब भैया रीजन भी करेक्ट है, असर्शन तो करेक्ट है ही, और रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का, मतलब विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे, ग्रेटर असर्शन क्या है? ग्रेटर द वेलोसिटी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल which enters perpendicular in a uniform magnetic field, greater is its radius। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है, अभी पिछले क्वेश्चन में हमने देखा कि वो सर्कुलर पाथ पे जाता है, और सर्कुलर पाथ पे क्यों जाता है? क्योंकि जो लॉरेंस फोर्स है वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। तो यहां से अगर हम सिंप्लीफाई करें तो भैया R बराबर आ गया mv/qb, मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, मतलब जितनी वेलोसिटी बढ़ाते जाएंगे उतना ज्यादा उसके सर्कुलर पाथ का रेडियस होता जाएगा। मतलब असर्शन सही है। रीजन क्या है? रीजन कह रहे हैं भैया द SI यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज गॉस। बिल्कुल गलत बात है। मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट होती है टेस्ला, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू होता है 10⁴ गॉस। गॉस इज द CGS यूनिट। तो रीजन इज फॉल्स। Assertion is true but reason is false, so that will be option C। तो assertion सही है और reason गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन का assertion क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन का assertion कह रहे हैं कि the time period of revolution of charged particle in magnetic field, जो ये चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर कर रहा है उसका जो टाइम पीरियड है वो वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। अब भैया देखो यहाँ से अगर हमने निकालें तो टाइम पीरियड हो जाएगा 2πr/v। r की वैल्यू रख दें mv/qb, v से v कैंसिल हो जाएगा तो t बराबर 2πm/qb। न्यूमेरिकली हमें दिख रहा है टाइम पीरियड वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता, बिल्कुल सही बात है। अगर फिजिकली भी इसे समझे तो भैया जो कम वेलोसिटी से घूम रहा है उसका रेडियस कम है, छोटे पाथ पर जा रहा है, और जिसकी वेलोसिटी बढ़ा देंगे उसका रेडियस बढ़ गया, बड़े रास्ते पर जाएगा, तो दोनों का टाइम पीरियड क्या रहेगा? सेम रहेगा। बिल्कुल सही है असर्शन। रीजन क्या है? रीजन दे रहे हैं द डायरेक्शन ऑफ लॉरेंस फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। लॉरेंस फोर्स की जो डायरेक्शन है वो वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर होती है और मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होती है। तो ये भी बिल्कुल सही है वेक्टर प्रोडक्ट की डेफिनेशन से। इफ वेक्टर C is equal to वेक्टर A क्रॉस वेक्टर B, then C is perpendicular to the plane containing A and B। लेकिन ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है। तो मतलब असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो विच ऑप्शन विल बी करेक्ट? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे, a charged particle entering obliquely to the magnetic field moves on a helical path। मतलब अगर कोई चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पर एंटर करता है तो वो हेलिकल पाथ पर जाता है। कैसे पाथ पर जाता है? हेलिकल पाथ। बिल्कुल सही बात है। क्यों? क्योंकि भैया इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे, एक ये हो जाएगा v cos थीटा और एक ये हो जाएगा v sin थीटा। v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ये वही काम करेगा, क्या? सर्कुलर पाथ पे घुमाएगा, और v cos थीटा अपनी डायरेक्शन में खींचेगा, तो नतीजा क्या होगा कि इसका जो पाथ होगा वो कैसा होगा? हेलिकल होगा। कैसा होगा? हेलिकल होगा। बोलो होगा कि नहीं होगा? अब रीजन क्या दिया हुआ है इसका भैया? रीजन पढ़ देते हैं। तो रीजन इसका दे रखा है इन्होंने, लीनियर डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर ट्रैक्स इज नोन एज पिच ऑफ द हेलिकल पाथ। मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव सर्कुलर ट्रैक्स के बीच का जो लीनियर डिस्टेंस होता है विच इज ट्रेवल ड्यू टू v cos थीटा इज नोन एज पिच। यहाँ पर सर्कुलर पाथ पे जा रहा है v sin थीटा की वजह से, लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है v cos थीटा की वजह से, इस डिस्टेंस को कहते हैं पिच। ये भी बिल्कुल सही है। मतलब असर्शन वाला स्टेटमेंट भी सही है, रीजन वाला स्टेटमेंट भी सही है, बट दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, सो ऑप्शन बी विल बी करेक्ट। करेक्ट एक्सप्लेनेशन इसका ये होता कि भैया वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, इस वजह से हेलिकल पाथ होगा। अगला क्वेश्चन देखो भैया तुम्हारी स्क्रीन पे, 8th क्वेश्चन। इलेक्ट्रिक फोर्स कैन चेंज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ चार्ज पार्टिकल
whereas magnetic force cannot. इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो पार्टिकल की स्पीड को चेंज कर सकता है. क्यों भैया? क्योंकि वो वर्क कर सकता है. फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स ये होता है. मैग्नेटिक फोर्स नहीं चेंज कर सकता क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है और इस वजह से वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स जीरो होता है. इस वजह से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल विल बी जीरो. मतलब मैग्नेटिक फोर्स काइनेटिक एनर्जी नहीं चेंज कर पाएगा क्योंकि उसका वर्क डन हमेशा क्या होगा? जीरो होगा, क्योंकि फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा. बिल्कुल सही लिखा है असर्शन में. रीजन में क्या कह रहे हैं? रीजन में कह रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स भी कह सकते हैं, जबकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कह सकते. क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फोर्स दोनों का डायरेक्शन सेम होता है, जबकि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं होती, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है. इसलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को हम मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नहीं कह सकते. तो भैया असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है. मतलब ऑप्शन बी करेक्ट होगा. अब करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता? करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होता कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फोर्स इज जीरो वेयर एज वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फोर्स इज नॉट जीरो. अगर ये रीजन दिया होता तो ये सही रीजन होता. अगला क्वेश्चन देखो भैया, बढ़िया क्वेश्चन है, वेलोसिटी सिलेक्टर के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है. क्या है असर्शन? पढ़ देते हैं. If a charged particle enters perpendicularly in a region of crossed electric and magnetic fields, मतलब मान लो भैया इलेक्ट्रिक फील्ड है y एक्सिस के अलोंग, पार्टिकल जा रहा है x एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड है z एक्सिस के अलोंग, पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स तो इस पे ऊपर ही लगेगा y एक्सिस के अलोंग. मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स q v I कैप क्रॉस b k कैप, सो इट कम्स q v b माइनस j कैप. मतलब मैग्नेटिक फोर्स लगेगा नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग. मतलब असर्शन सही है कि अगर ये तीनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में लगेंगे. अब रीजन क्या है? रीजन में दे रहे हैं कि इफ v इज इक्वल टू e अपॉन b then the particle goes undeviated. तो तुमने पढ़ा है ये वेलोसिटी सिलेक्टर में कि अगर ये दोनों बराबर हो गए, QE बराबर QVB हो गया, तो Q से Q कैंसिल, E बराबर VB, तो V बराबर क्या हो जाएगा? मतलब इस वेलोसिटी के जो पार्टिकल होंगे वो अनडेविएटेड चले जाएंगे. मतलब रीजन भी सही है, assertion भी सही है, रीजन भी सही है, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा बी. अगला क्वेश्चन देखो भैया, assertion तुम्हारी स्क्रीन पे. करंट एलिमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. करंट एलिमेंट जो होता है, जो हमारे पॉइंट चार्ज का एनालॉग है, जैसे पॉइंट चार्ज इज द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, कूलम्बियन फोर्स में था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में था. तो पॉइंट चार्ज का एनालॉगस एलिमेंट यहाँ पर मैग्नेटोस्टैटिक्स में है करंट एलिमेंट. इट इज द स्मॉलेस्ट सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, बट माइंडेड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. कैसी क्वांटिटी है ये? तो असर्शन गलत है भैया, असर्शन गलत दिया हुआ है. रीजन क्या दिया है? रीजन दे रहे हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इज अ स्केलर क्वांटिटी. अब भैया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी स्केलर क्वांटिटी नहीं होता, इट इज ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी. जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी. मतलब रीजन भी गलत है. सो बोथ असर्शन एंड रीजन आर फॉल्स. मतलब ऑप्शन डी जो है यहाँ पर करेक्ट होगा. तो कीप वॉचिंग एंड स्टे ट्यून टू बी फिजिक्सिफाइड. अगला सेशन हमारा केस स्टडी का होगा. शेयर और सब्सक्राइब करते रहना. थैंक यू वेरी मच.